खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। भारतीय जनता पार्टी की मतगणना से पहले यह अहम बैठक हो रही है। 2 दिवसीय बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक राजधानी दिल्ली में। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। धर्मशाला में हुई बैठक को लेकर यहां फीडबैक दिया जाएगा। बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद हैं। हरियाणा प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद हैं। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा का। स्पर्श, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हो रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट्स इस मीटिंग को लेकर? देखिए, बिल्कुल बीजेपी मुख्यालय पर ये 2 दिवसीय बैठक जो है होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की जो है शुरुआत की है और 2 दिनों तक मैराथन मंथन जो है होता नजर आएगा। देश भर के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर बात करते हैं तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उनके संदर्भ में ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और उसके साथ साथ एक तरीके से कहें कि ये रिव्यू मीटिंग कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि संगठनात्मक कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी के लगातार साल भर चलते हुए जो है नजर आते हैं। ऐसे में किस तरीके से संगठन का विस्तार करना है, किस तरीके से संगठन में जो है बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो 2024 के चुनाव है उनमें सीधे तौर पर जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आए। इसी के संदर्भ में जो बड़ी बैठक है वो फिलहाल देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। स्पर्श, जिस तरह से आपने कहा कि बेहद ही कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये बैठक बुलाई गई है। तमाम जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े लोग हैं, मंत्री हैं, वो इस मीटिंग में कहीं ना कहीं शामिल हुए हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल के संदर्भ में। सुरेश कश्यप भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। किस तरह से उनकी ओर से फीडबैक दिया जाना है? क्या कुछ अहम बिंदु हैं जो हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में आज की इस मीटिंग में रखे जा सकते हैं? और देखिए, जैसा कि चुनाव संबंधित ये बैठक है और संगठनात्मक विस्तार को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। तो जो रिव्यू बैठक है ये है और इसमें गुजरात चुनाव की बात करें, हिमाचल चुनाव की बात करें, उसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जो है अलग अलग जो संबंधित राज्यों के जो पदाधिकारी है, जिसमें हिमाचल की खासतौर पर बात करें तो सुरेश कश्यप जो है वो रखते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा प्रभारी जो है अविनाश राय खन्ना, वो भी उस बैठक में जो है मौजूद देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। और खासतौर पर पिछले दिनों हिमाचल में जो है एक बैठक की गई थी भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताओं की तरफ से, और उसमें एक विस्तृत रिपोर्ट तय की गई थी कि आखिरकार चुनाव जो है किस तरीके का होता हुआ जो है नजर आया था। उसमें जो है बाकायदा रिपोर्ट में बताया जाएगा कि कितनी सीटों पर भारतीय जनता आश्वस्त जो है पार्टी जो है आश्वस्त नजर आ रही है जीत के लिए, और आगे आने वाले समय में जब रिजल्ट आएंगे तो उसमें किस तरह की रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है रहती हुई जो है नजर आ सकती है। इन तमाम मसलों को लेकर आज जो है कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है वो आज जो है आज जो प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप वो रखते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा संगठन में किस तरीके से जो है आने वाले समय में जो है बदलाव हो सकते हैं, या फिर अगर भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनती है तो संगठन किस तरीके से जो है चलता हुआ नजर आ सकता है सत्ता के साथ में। इन तमाम मसलों को लेकर जो रिपोर्ट है वो हिमाचल को तौर पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और इस बैठक से जुड़ी हुई जानकारी ये भी है कि चूंकि आने वाले समय में भी कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो उनको लेकर भी जो है आज जो है बैठक में चर्चा होती हुई नजर आएगी कि किस तरीके से उन राज्यों में जो है रणनीति बनाई जानी है, किन एजेंडों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे जो है बढ़ती हुई वहां पर नजर आएगी। स्पर्श, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, अब इंतजार किया जा रहा है 8 तारीख का। गुजरात में आज दूसरे और आखिरी चरण के तहत वोटिंग हो रही है, यानी जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं कई राज्यों में, जिस तरह से जिक्र आपने छत्तीसगढ़ का किया, एमपी का किया, राजस्थान में भी चुनाव होंगे। हालांकि 24 में वक्त जरूर है, लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव हुए हैं या हो रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण हो जाती है पूरी मीटिंग इन तमाम चीजों को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण हो जाती है 2 दिवसीय बैठक, क्योंकि देश भर के अलग अलग राष्ट्रीय पदाधिकारी जो है वो इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर चुनावी राज्यों के संदर्भ में यहाँ पर जो है चर्चा होती हुई नजर आएगी। और
2024 के संदर्भ में भी हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये लक्ष्य रख रही है कि पिछली बार से ज्यादा लोकसभा सीटें जो है वो किस तरीके से जीतती हुई नजर आ सकती है, और खासतौर पर ऐसी लोकसभा की सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी को हार मिलती हुई नजर आई थी, तो वहां पर और किस रणनीति के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा संगठन उतार सकती है, या फिर एजेंडे जो है उतारती हुई नजर आ सकती है, या फिर जो अलग अलग बड़े नेता होते हैं उनकी ड्यूटी जो है वहां पर लगाई जा सकती है। इसके संदर्भ में भी हो सकता है कि आज की बैठक में जो है रणनीति कहीं ना कहीं बनाई जाए, और जैसा कि नतीजे आने वाले समय में 8 तारीख को, उससे पहले इस तरह की रिव्यू बैठक होना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कांटे की टक्कर वहां पर देखने को मिलती हुई नजर आती है, और अगर कहीं पेच फंसता हुआ नजर आता है तो दूसरी रणनीति किस तरह की जो है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में या फिर गुजरात के संदर्भ में जो है बनाती हुई नजर आ सकती है। ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं आज की बैठक में जो है डिस्कस होती हुई नजर आएगी, ताकि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है पूरी तरीके से चुनाव में जो है उतरता हुआ पूरी तरीके से नजर आए। इस पर रविवार को धर्मशाला में मंथन किया गया। अब अंदर खाने किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा आश्वस्त अपने आप को मान रही है। कांग्रेस का मानना है कि उसकी सरकार आ रही है। कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री फेस को लेकर मंथन चल रहा है। अंदर खाने किस तरह की खबरें, बातचीत भारतीय जनता पार्टी खेमे में जो चुनाव हुए हैं, किस तरह से पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है? देखिए रितेश, मैं उसी ओर इशारा कर रहा था कि चूंकि हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, और अगर पेच कहीं पर फंसता हुआ नजर आता है चुनाव नतीजों में, तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी जो रणनीति कहती बना सकती है, या फिर कहे कि प्लान बी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो है होता हुआ नजर आ सकता है। उसके संदर्भ में भी आज की बैठक में कहीं ना कहीं जो है चर्चा होती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश से जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश प्रभारी है, वो लेकर आए हुए हैं, और उसमें बकायदा ये बताया जाएगा कि कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, कितनी सीटों पर पेच फंसा हुआ देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है उसका किस तरीके से फायदा जो है उठाया जा सकता है आने वाले समय में। इन तमाम मसलों को लेकर आज की इस बैठक में जो है चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श। इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए इंतजार करना होगा कि आखिरकार बैठक में क्या निकलकर सामने आता है, किस तरह की रणनीति तैयार की जाती है। चूंकि आने वाले साल में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, वो बेहद महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से। उसके बाद आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव 2024 में होने हैं, और उससे पहले ही जो तैयारियां हैं तमाम दलों की ओर से वो शुरू हो चुकी हैं। और इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 दिवसीय यह मंथन शुरू हो चुका है। उधर हिमाचल प्रदेश और विधानसभा चुनाव को लेकर 8 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। परिणामों से पहले ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के कई बड़े नेता मुख्यमंत्री पद को लेकर लॉबिंग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। हालांकि प्रतिभा सिंह के प्रत्याशी के समर्थक उन्हें सीएम बनाने की लॉबिंग में जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जीते हुए विधायकों में से ही मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। शिमला में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसी परीक्षा में बैठने के लिए योग्यता तय की गई है, उसी तरह मुख्यमंत्री बनने के लिए भी विधायक होना जरूरी है। जो भी विधायक बनता है वो मुख्यमंत्री की पद की दौड़ में होता है। जो भी विधायक बनता है, कोई पहली बार भी विधायक बने वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में होता है, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी विधायक बनना है। जिस तरह किसी परीक्षा में बैठने के लिए अगर पुलिस की भर्ती होती है तो उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है? +2। 10वीं वाला नहीं बैठ सकता पुलिस भर्ती के मामले में। तो उसी तरह मुख्यमंत्री बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? विधायक बनना। 2017 में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी, पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी को डिक्लेयर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा प्रेम कुमार धूमल जी होंगे। वो विधायक नहीं बन पाए। जब वो विधायक नहीं बन पाए तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो इस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए कि कोई मुख्यमंत्री बनता है और मुख्यमंत्री का दावा पेश करता है तो वो कांग्रेस का प्रत्याशी कोई भी मुख्यमंत्री का दावा पेश कर सकता है, और उसका अधिकार है। ये वो उसका अधिकार है। उसके बाद विधायकों की राय ली जाती है, हाईकमान से आशीर्वाद लिया जाता है, और फिर मुख्यमंत्री के पद की घोषणा होती है। तो हम सबको अभी 8 तारीख के परिणाम का इंतजार है। तो गलत है, कोई हॉर्स ट्रेडिंग की बात ही नहीं है, ना ही प्रदेश से बाहर ले जाने की बात नहीं है। कई लोग होते हैं जो इस प्रकार की बातों को उठाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की कोई बात ही नहीं है। प्रदेश से बाहर ले जाकर हमने क्या करना है?
हमें तो जब विधायक दल की बैठक होगी सबको आना पड़ेगा, तो इसलिए इस चीजों से घबराने की जरूरत नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग तब होती है जब कोई पार्टी में बिखराव हो। आजकल पार्टी में कोई बिखराव नहीं है, सभी कैडर के लोग हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन से लोग हैं। कईयों की पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी में अपनी सब कुछ कर चुकी है। इस प्रकार की निरर्थक बातें मीडिया के माध्यम से जो षड्यंत्रकारी उठा रहे हैं, हम तो उन षड्यंत्रकारियों को भी पर्दाफाश करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और हाथ का निशान जिसके पास था वो एमएलए बनने जा रहा है, तो हाथ के निशानों वालों की तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी नहीं। शिमला से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए इस मुद्दे पर। विकास जी, बात की शुरुआत करते हुए हम वहां पर पहुंचते हैं जहां एक बार कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदला गया और उस वक्त प्रतिभा सिंह को कमान सौंपी गई थी। उस वक्त क्राइटेरिया यही सेट किया गया था कि कोई विधायक नहीं होना चाहिए ताकि वो जो अच्छे तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी है, इकाई है, उसको चला सके, प्रचार कर सके। लेकिन सुखविंदर सुक्खू की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है, चूंकि आप प्रतिभा सिंह भी उन बड़े चेहरों में शामिल हैं जो मुख्यमंत्री के पद में दावेदार हैं, मजबूत नेता भी रही हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं मौजूदा वक्त में। आखिरकार क्या कुछ मायने हैं, किस तरह से सुक्खू के इस बयान को देखा जा रहा है हिमाचल में? देखिए, पहले से ही लगातार जनता टीवी ये बात कहता रहा है कि पार्टी में गुटबाजी तो बहुत है और ऐसे में अब इस बात का और इसके ऊपर मोहर लग जाती है जब इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां जो है वो सामने आती हैं। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है, जो सूत्र भी ये बताते हैं कि एक गुट जिसने एक चिट्ठी जो है वो लिखी है हाईकमान को और इस चिट्ठी में उल्लेख ये किया गया है कि आखिरकार जो हिमाचल प्रदेश में जो विधायक चुनकर अब सामने आने हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अब ये उनको दिया जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा, यानी कि विधायक दल का नेता कौन होगा, ये हक सिर्फ विधायकों को जो है यहाँ पर होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जब ये बयान सामने आता है और जब ये बातें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं अब गुटबाजी की खबरें जो हैं उन पर मोहर लगती है और ऐसे में अब ये भी माना जा रहा है कि जो प्रतिभा सिंह की दावेदारी है, प्रतिभा सिंह देखिए अभी हाल फिलहाल में जो है कांग्रेस की अध्यक्ष हैं हिमाचल कांग्रेस के और साथ में मंडी लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। ऐसे में अगर कोई चिट्ठी इस तरह की लिखता है और इस तरह के बयान अगर सामने आते हैं तो इसकी ओर इशारा बिल्कुल साफ है कि अब प्रतिभा सिंह जो है उनके लिए ना जो है वो कही जा रही है कि वो मुख्यमंत्री की दावेदार यहाँ पर नहीं हो सकती, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। कुल मिलाकर आज के हालात को जिस तरह से देखा जा रहा है इसमें काफी हलचल जो है वो कांग्रेस के बीच देखी जा रही है और जिस तरह से ये पत्र लिखा गया है तो पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है संगठन के केसी वेणुगोपाल, उनको ये पत्र भेजा गया और राजनीति पूरी तरह से इसमें गर्मा गई है और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और बयानबाजी जो है वो दूसरे तरफ से भी सामने आएगी। लेकिन ठीक जब मतगणना होनी है, जब परिणाम सामने आने हैं, उससे पहले इस तरह की बयानबाजी इसी से जुड़ा हुआ सवाल विकास जी एक और यहाँ उठता है, चूंकि इंतजार करना चाहिए, बेहतर यही है कि 8 तारीख को नतीजे क्या कहते हैं, किसकी सरकार बनती है, उसके बाद मुख्यमंत्री फेस को लेकर इस तरह से बहस हो। जो तमाम रस्साकसी कांग्रेस में दिखाई दे रही है वो उससे काफी पहले ही दिखाई देनी शुरू हो गई थी। अब कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी, चुनौती यही है, चूंकि दूसरे दल भी यही मानते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा हावी है और एक बार फिर कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं में किस तरह का आखिरकार संदेश कांग्रेस पार्टी के इन बड़े नेताओं के इस तरह से बयानबाजी, वो भी सार्वजनिक तौर पर जब सामने आती है तो क्या मैसेज किया जाता है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, जो दिवंगत नेता जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह, उनके नाम का ऑरा इतना था कि आज हर कोई जो है इस बात को जरूर देख रहा है कि उनकी कमी खल रही है। पहले इस तरह की बयानबाजी कभी सामने नहीं आती थी या इस तरह के जो बयान आजकल दिखने सुनने के लिए मिल रहे हैं वो नहीं होते थे। एक मत सहमति होती थी, वीरभद्र सिंह जहां कहते थे वहां पर सबको साथ लेकर चलते थे। लेकिन आज जो तरीका है बिल्कुल अलग है। आज हर एक व्यक्ति, क्योंकि ये लगातार देखिए, ये हम ही नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि भाजपा की तरफ से भी लगातार आरोप और प्रत्यारोप जो है इसी बात को लेकर रखते रहे हैं कि बहुत से चेहरे हैं, 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे चेहरे हैं, सभी लोग मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। ऐसे में आज इस बयान को किस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि जो वीरभद्र सिंह हैं आज भी उनका जो निजी आवास है होली लॉज, क्योंकि देखा हमने जब अभी जब चुनाव हो रहे थे, जिस दिन पोलिंग हो रही थी, वोटिंग के अगले दिन से ही लगातार लोग जो हैं वो आना शुरू हो गए थे। जो बड़े नेता थे वो होली लॉज का रुख कर रहे थे और प्रतिभा सिंह से लगातार बात कर रहे थे कि क्या आखिरकार आगे क्या होना चाहिए। उसके बाद
दिल्ली का रुख जो है वो तमाम लोग करते हैं। और इस बयान को जो है गुटबाजी से जोड़कर जरूर देखा जाएगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री पद की जो दावेदारी है प्रतिभा सिंह की, उसको रोकने से जोड़कर जो है इस बयान को देखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो कई ऐसे लोग हैं जो कि वीरभद्र सिंह के साथ जो है वो लगातार चलते रहे हैं, उन्हीं से आगे जो है वो बढ़े और राजनीति में आज बिल्कुल यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी में न सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बल्कि हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों में भी गुटबाजी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। बहरहाल इंतजार सबसे पहले करना होगा 8 तारीख का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। उधर हिमाचल में 2 दिन बाद चुनावी नतीजे घोषित होने जा रहे हैं। जसूर में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि चुनावी ड्यूटी में तैनात पुलिस जवानों को चुनाव आयोग द्वारा अतिरिक्त मानदेय भत्ता न देना चिंता का विषय है। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि 24 घंटे ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों की अनदेखी की गई है, जिसको लेकर पूरे पुलिस विभाग में आक्रोश है। से चुनाव आचार संहिता लगी है तब से हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस के जवान हैं, सुरक्षा प्रहरी, वो दिन रात 24 घंटे अपना दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा ये उस जो भत्ता है, अतिरिक्त भत्ता है, उस श्रेणी में ना डालकर हिमाचल प्रदेश की पुलिस जो है उनके साथ ये अनदेखी की गई है, जिसका हिमाचल प्रदेश की पुलिस के जवानों में बहुत ही बड़ा रोष है। जो कि मेरा एक निजी रूप से भी चुनाव आयोग से ये आग्रह रहेगा। हिमाचल प्रदेश के उच्च अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, उन्होंने भी इसकी जोरदार पैरवी की है। मेरा आग्रह रहेगा कि आप इनको भी जो मानदेय भत्ता है चुनाव के समय का, वो दिया जाए। उधर सोलन में कूड़े की छटाई को लेकर नगर निगम को शिकायतें मिल रही हैं और बताया जा रहा है कि कर्मचारी कूड़ा छटनी कर बाजार में बेच रहे हैं, जिस पर नगर निगम में काफी ज्यादा आपको बता दें कि आक्रोश है और इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में नगर निगम की जॉइंट कमिश्नर ने आदेश भी जारी किया है। बताया गया कि इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं, जिसकी वजह से शहर में सफाई व्यवस्था बनाने में दिक्कत आ रही है। कुछ जगह पर ऐसा देखा गया है कि जो कूड़ा है वो जहाँ पर हमारे वेस्ट ट्रांसफ़र पॉइंट्स है वहाँ पे कूड़ा सैग्रीगेट हो रहा है। उसका एक रीज़न ये भी है कि घर से जो कूड़ा है वो इतना सैग्रीगेट करके नहीं आ रहा है, बल्कि हमने बोला भी है कि आप जो कूड़ा है घर में ही ड्राई एंड वेट वेस्ट अलग करें। बट अगर हमें ऐसा कुछ, हमने थोड़ी कार्रवाई की भी है, अगर पहले लोगों को सचेत भी करवाया, रादर अपने स्टाफ को भी जो है उनको बताया गया है कि आप जो कूड़ा जो है वो साइट पे सैग्रीगेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर साइट पे वेस्ट ट्रांसफ़र पॉइंट्स या फिर जो कोई वैसे पॉइंट है वहाँ पर सैग्रीगेशन करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा आगे तक का जहाँ जब गाड़ी पहुँचनी है वो ही लेट हो जाती है, अपने जो साइट पे है वो लेट पहुँचती है। तो हमने जो डायरेक्शंस दे दी हैं अपने स्टाफ को कि वो वैसे सैग्रीगेट ना करें, हो सके तो सैग्रीगेशन हो वो घर पे ही हो और घर से ही सैग्रीगेट करवाएं। उधर नालागढ़ के अक्षेत्र राम शहर के प्राथमिक स्कूल की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। 25 बच्चे मौत के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। विद्यालय की छत से लगातार सीमेंट झड़ रहा है, जिस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। स्कूल की हालत को लेकर जन कल्याण समिति ने भी सरकार से स्कूल की हालत में सुधार करने की मांग की है। समिति के सदस्यों का कहना है कि स्कूल के भवन की हालत 2016 से खराब पड़ी है, जिस पर सरकार और प्रशासन का ध्यान नहीं है। जो हमारे स्कूल की हालत है बहुत ख़राब है, नाजुक है बिल्कुल ही। वहाँ पे मतलब रह नहीं सकते सर, बच्चे पढ़ नहीं पाते और बारिश में भी जब भी बरामदे में बच्चे बैठते हैं और सर वहाँ पे जब बारिश लगती है तो बच्चों को छुट्टी की जाती है, क्योंकि ऊपर से कुछ भी हो सकता है बच्चों को। बहुत ही मतलब नाजुक हालत है, जो रिपेयर होए या दूसरी जगह हमारा स्कूल का प्रावधान किया जाए। और इसका कारण ये है कि बच्चे वहाँ की स्ट्रेंथ है वो कम धीरे धीरे कम हो रही है। रामपुर बुशहर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां हिमाचली संस्कृति के पारंपरिक परिधानों की धूम है। दूर दराज से लोग वस्त्रों को खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारी खास रिपोर्ट में देखिए लवी मेले की कुछ अनदेखी तस्वीरें। बनाने में कम से कम 1.5 महीना लगता है। ये हमारा 16,000 का है, इससे महंगा भी था हमारे पास 25,000 का, जो बिक चुका है अभी।
और हम ये ऊनी वस्त्र सर्दियों में तैयार करते हैं और गर्मियों में तैयार करके पट्टी बूंद बांध के हम लवी में लाते हैं ताकि हमारा सांस्कृतिक कायम रहे। वहीं ऊनी वस्त्रों के कारोबार से जुड़े रविंद्र नेगी कहते हैं कि अपनी कारीगरी और बेहतरीन डिजाइन के चलते शॉल की लागत ज्यादा आती है, जिससे शॉल और मफलर की कीमत बढ़ जाती है। इसका प्राइस 25,000 से लेके 30,000 तक है। इसका प्राइस इसलिए महंगा होता है, ये जो कारीगरी है, बारीक कारीगरी आम कारीगर के बस में नहीं होता है। जो प्रोफेशनली, जो बिल्कुल आपका जो परफेक्ट कारीगर होते हैं, वही इन चीज़ों को बना पाते हैं। किन्नौर निवासी यशु नेगी को किन्नौर डिजाइन के लिए 2008 में स्टेट अवार्ड भी मिल चुका है। किन्नौर डिजाइन की कारीगरी को लेकर यशु नेगी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मतलब इसमें ये जो डिजाइन बनाते हैं हम, बहुत बारीकी से होता है, जैसे हर एक एक धागा अलग अलग लगाना पड़ता है, इसीलिए इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाता है। जितना हम काम करेंगे उतना ही रेट होता है इसका, जितना ज़्यादा डिजाइन बनाएंगे। पहाड़ी प्रदेश लवी मेला लोगों की कारीगरी को बेहतर मुकाम देने का एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। इस तरह के मेले को सरकारी स्तर पर आयोजित कराकर हिमाचली परिधानों की देश विदेश में विशेष पहचान स्थापित की जा रही है। बेहतर तो ये होगा कि लवी मेला को धर्मशाला के साथ साथ दूसरे राज्यों को आयोजित कराने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई जाए, जिससे कि देश के हर कोने कोने में हिमाचली संस्कृति की धूम दिखाई दे। विशेष नेगी, जनता टीवी। उधर राजधानी शिमला में एशिया के इकलौते ओपन एयर स्केटिंग रिंक में जल्द स्केटिंग शुरू हो सकती है। स्केटिंग को लेकर आइस स्केटिंग क्लब ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आइस स्केटिंग क्लब की ओर से मैदान को समतल करने के लिए मलबा हटाकर काम शुरू कर दिया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आइस स्केटिंग करने वाले खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। शिमला के लक्कड़ बाजार में एशिया के पहले ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंग में बर्फ जमने लगी है। इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन भी ओपन कर दिए गए हैं। 10 दिसंबर तक रिंग गेम्स के लिए तैयार हो जाएगा। 2 दिसंबर से विंटर गेम्स शुरू होंगी, जो फरवरी तक चलेंगी। शिमला आइस स्केटिंग क्लब भारत में स्थापित होने वाला पहला और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का एकमात्र क्लब है। ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग है। आइस स्केटिंग रूप से बर्फ जमाई जाती है। आइस जमने का ये प्रोसेस रात से सुबह के बीच चलता है। बता दें कि पानी की 3 लेयर बर्फ जमाने के लिए बिछाई जाती है। इसके लिए टेम्परेचर का माइनस में जाना जरूरी है, लेकिन कुछ सालों से दरअसल स्केटिंग के होने वाले सत्रों में कमी आ रही है, जो कहीं न कहीं पर्यटकों और साथ ही स्थानीय लोगों से सवाल है। 2010-11 में 88 सत्र हुए। साल 2016 से 2017 में सबसे कम 11 सत्र हुए। साल 2017-18 में 6 सत्र हुए। 2018-19 में 51, 2019-20 में 59 सत्र हुए। 2021-22 में स्केटिंग के सत्र 52 हुए थे। शिमला के आइस स्केटिंग रिंग में हर साल हजारों सैलानी स्केटिंग का आनंद लेने के लिए आते हैं। ऐसे में दिसंबर और जनवरी में सेशन के दौरान ज्यादा संख्या दूसरे राज्यों से आए सैलानियों की ही होती है। वहीं इस साल स्केटिंग के ज्यादा सेशन होने की उम्मीद है। हालांकि आइस स्केटिंग रिंग में स्केटिंग के सेशन मौसम पर निर्भर करते हैं। ठंड अगर इसी तरह बढ़ती रहे तो स्केटिंग के सेशन इस बार 70 से 80 तक हो सकते हैं। शिमला से जनता टीवी के लिए विकास शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।